किसी घर को तोड़ने के लिए बड़ी लड़ाई की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी बात, एक कड़वा शब्द, एक पल का अहंकार और वर्षों से साथ रहते आए लोग एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे उनके बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। लेकिन उसी तरह कभी कभी किसी टूटते हुए परिवार को बचाने के लिए भी किसी बड़े धन, बड़ी ताकत या बड़े पद की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक समझदार दिल चाहिए। एक ऐसा दिल जो अपने अपमान से बड़ा परिवार के रिश्ते को समझ सके। एक ऐसा मन जो बदला लेने के बजाय क्षमा करना जानता हो। और एक ऐसी स्त्री जो अपने मायके की शान को ससुराल में लेकर आए, लेकिन अपने साथ अहंकार नहीं, संस्कार लेकर आए। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में ठाकुर बद्रीनाथ सिंह का घर उस इलाके में मान सम्मान की मिसाल माना जाता था। पुरखों की खेती बाड़ी, बड़ा सा दुमंजिला मकान, आंगन में तुलसी का चौरा और द्वार पर हमेशा बंधी दो घोड़ी, यही ठाकुर साहब के घर की पहचान थी। बद्रीनाथ सिंह खुद तो सेना में सूबेदार रह चुके थे। अनुशासन उनकी हड्डियों में बसा था, पर अब बुढ़ापे में घर की गद्दी संभाल रहे थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा श्रीकंठ सिंह और छोटा लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ अपने पिता की तरह ही फौज में भर्ती हो गया था। पढ़ा लिखा, गंभीर, बात कम पर वजनदार बोलने वाला। छावनी में उसकी नौकरी लगी थी और साल में 2-3 बार ही घर आ पाता था। दूसरी ओर लाल बिहारी अभी जवानी की दहलीज पर था, 20-21 साल का, माँ का दुलारा, जरा भी रोक टोक बर्दाश्त न करने वाला। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो घर की खेती बाड़ी और रोब दाब में ही उसका दिन कटता। गांव में जहां 4 लोग बैठे हों, वहां लाल बिहारी की धाक चलती थी। कोई उसे टोकने वाला नहीं था। घर की तीसरी अहम सदस्य थी आनंदी, श्रीकंठ की पत्नी, बड़े घर की बेटी। उसका मायका इसी जिले के एक बड़े रईस घराने में था, जहां नौकर चाकरों की भरमार थी। हर बात करीने से होती थी और बेटियों को बचपन से ही सिखाया जाता था कि वाणी में मिठास हो, पर आंखों में स्वाभिमान भी कम ना हो। आनंदी सुंदर तो थी ही, साथ ही समझदार, सुघड़ और बातचीत में बड़ी चतुर। ब्याह होकर जब वह इस घर में आई तो शुरू में गांव की भोली भाली महिलाओं को उसका शहरी ढंग और तेज जबान कुछ अटपटी लगी, पर धीरे धीरे सभी उसकी बुद्धिमानी और सेवा भाव के कायल हो गए। सास तो उसे बेटी से बढ़कर मानती थीं और ससुर बद्रीनाथ सिंह भी उसकी बातों में गंभीरता और तमीज देखकर मन ही मन प्रसन्न रहते थे। पर एक व्यक्ति था जिसे आनंदी का यह तेज तर्रार स्वभाव फूटी आंख नहीं सुहाता था, लाल बिहारी। भाभी होने के नाते आनंदी उसे कभी कभी टोक देती, कभी उसकी लापरवाही पर हल्की सी नसीहत दे देती, और लाल बिहारी को यह अपनी तौहीन लगता। वह मन ही मन सोचता, यह तो भाभी है, कोई राजरानी नहीं जो हम पर हुक्म चलाए, पर बड़ों के सामने कुछ कह नहीं पाता, बस भीतर ही भीतर सुलगता रहता। गांव में उन दिनों एक कहावत आम थी, बड़े घर की बेटी छोटे घर में जाए तो या तो घर संवार दे या घर बिगाड़ दे। आनंदी के मायके वाले जब कभी मिलने आते तो अपने साथ अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ, गहने जेवर लाते। यह देख गांव की कुछ औरतें ईर्ष्या से भर उठतीं और लाल बिहारी की माँ के कान भरतीं। भाभी तो अपने मायके की शान दिखाने में लगी रहती हैं, मानो हमारा घर उनके सामने कुछ भी नहीं। यह बातें बूद बूद करके लाल बिहारी के मन में भी जहर घोलती रहीं। हालांकि आनंदी का स्वभाव कभी दिखावे का नहीं था, वह तो बस अपने ढंग से जीती थी। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। घर में सब लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। रसोई में आनंदी ने उस दिन विशेष रूप से बरसाती साग और नई फसल की दाल बनाई थी। लाल बिहारी खेत से थका हारा लौटा था, भूख के मारे बेचैन। थाली परोसी गई तो उसने एक कौर मुंह में डाला और मुंह बिगाड़ते हुए बोला, यह क्या भाभी, दाल में नमक ही नहीं है। क्या मायके में भी ऐसा ही फीका खाना खाती थीं आप? आनंदी ने हंसकर टालना चाहा। अरे देवर जी, आज जरा जल्दी में बन गई, कल ठीक कर दूंगी। पर लाल बिहारी उस दिन किसी और ही मूड में था। शायद दिन भर की थकान, शायद मन में पहले से जमी खींच। वह तुनक कर बोला, जल्दी में तो आपके मायके का हर काम होता है भाभी, तभी तो वहां के लोग इतने बड़े होकर भी करीने का एक निवाला नहीं बना पाते। यह बात आनंदी को तीर की तरह चुभी। मायके की बात हो और वह चुप रह जाए, यह उसके स्वभाव में नहीं था। उसने भी तीखे स्वर में जवाब दिया, देवर जी, मायके की बात मत उठाइए। वहां इतना करीना है कि आप जैसे बड़बोले लड़कों को 2 दिन रहना पड़े तो जबान सीधी हो जाए। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है यह जानना कि किससे कैसे बोला जाए। लाल बिहारी का चेहरा तमतमा उठा। तो आप कहना क्या चाहती हैं कि मुझे बोलने की तमीज नहीं? जो समझ आए समझ लीजिए, आनंदी ने थाली उठाते हुए कहा और भीतर चली गई।
बात यहीं थम जाती तो शायद कुछ न होता, पर लाल बिहारी की माँ, जो पास ही बैठी यह सब सुन रही थीं, बेटे का पक्ष लेते हुए बोल पड़ी। बहू, तनिक जबान संभाल कर बोला करो। लाल बिहारी घर का बेटा है, तुम्हारा नौकर नहीं कि जैसा जी चाहे बोल दो। आनंदी यह सुनकर रुक गई। उसे लगा जैसे पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा हो गया हो। उसने संयत स्वर में कहा, माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। देवर जी ने पहले मेरे मायके पर बात की, मैंने बस जवाब दिया। जवाब देने की क्या जरूरत थी? बड़ों की बात चुपचाप सुन लेनी चाहिए, सास ने कहा। यह सुनकर आनंदी का स्वाभिमान जाग उठा। बड़े घर की बेटी थी वो, झुकना जानती थी, पर हर बात पर सिर झुका लेना उसकी फितरत में नहीं था। उसने धीरे से पर दृढ़ स्वर में कहा, मां जी, स्वाभिमान बेचकर मैं इस घर में नहीं आई थी। मेरे पिता ने मुझे यह सिखाया है कि इज्जत सबकी करो, पर अपनी इज्जत भी बचाओ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। पीछे रसोई में लाल बिहारी गुस्से से भरा बैठा रहा और माँ बेटे को दिलासा देती रहीं कि भाभी को उसकी औकात याद दिला देनी चाहिए थी। रात हुई, घर में अजीब सी खामोशी पसर गई थी। ठाकुर बद्रीनाथ सिंह उस दिन पड़ोस के गांव किसी पंचायत में गए हुए थे, इसलिए यह सब उनकी नजरों से बचा रहा। पर घर के नौकर चाकर, आस पड़ोस की औरतें, सबको खबर लग चुकी थी कि आज भाभी और देवर में तू तू मैं हो गई। अगले दिन बात और बिगड़ गई। लाल बिहारी रात भर सो नहीं पाया था। अपमान का घूंट उसके भीतर उबल रहा था। सुबह होते ही उसने घर के नौकर से कह दिया कि आज से भाभी के हाथ का खाना नहीं खाएगा, अपना खाना अलग बनवाएगा। यह बात जब आनंदी तक पहुंची तो उसे भी गहरी चोट लगी। एक भरे पूरे परिवार में, जहां अब तक एक ही चूल्हे पर सबका खाना बनता आया था, वहां यह अलगाव की पहली दरार थी। मां ने भी बेटे का साथ देते हुए अपना चूल्हा अलग जलाने का फैसला कर लिया। घर के दो हिस्से हो गए। एक तरफ आनंदी और उसकी सास की बूढ़ी सहेली अम्मा, जो आनंदी का पक्ष लेती थीं, दूसरी तरफ लाल बिहारी और उसकी मां। तीसरे दिन जब बद्रीनाथ सिंह घर लौटे तो घर का यह बिखराव देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूरी बात सुनी, पहले पत्नी से, फिर लाल बिहारी से और अंत में आनंदी को बुलाकर उससे भी। आनंदी ने बिना किसी लाग लपेट के सारी बात सच सच बता दी। बद्रीनाथ सिंह गंभीर हो गए। वे जानते थे कि बेटा हठी है, पर बहू को भी दोष देना उन्हें उचित नहीं लगा। उन्होंने लाल बिहारी को डांटा, मायके की बात उठाकर किसी स्त्री का अपमान करना कायरता है बेटा, यह हमारे खानदान की रीत नहीं। पर लाल बिहारी, जो अब तक अपने अहंकार में जल रहा था, पिता की बात सुनकर और भी भड़क उठा। उसने पिता के सामने ही कह दिया, तो क्या भाभी जो चाहे बोलती रहेंगी और मैं चुप रहूं? आप सब भाभी का ही पक्ष लेते हैं तो मुझे इस घर में रहने की जरूरत नहीं। यह कहकर वह गुस्से में बाहर निकल गया। घर में मातम सा छा गया। बद्रीनाथ सिंह ने सिर पकड़ लिया। यह घर, जो उनके पुरखों ने खून पसीने से बनाया था, जो कभी गांव भर के लिए मिसाल था, आज एक छोटी सी बात पर बिखरने की कगार पर था। इसी बीच श्रीकंठ को छावनी से खबर भेजी गई, पर वह तुरंत घर नहीं आ सकता था। फौज की नौकरी में छुट्टी आसानी से नहीं मिलती। पत्र में उसने आनंदी को लिखा, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुम ही को अब बड़प्पन दिखाना होगा। घर टूटने से बचाना अब तुम्हारे हाथ में है। यह पत्र पढ़कर आनंदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया था, क्या यह गलत था? पर फिर उसे अपने पिता की सिखाई बात याद आई, बेटी, कभी कभी सही होना काफी नहीं होता, समझदार होना जरूरी होता है। दिन बीतते गए। लाल बिहारी घर से रूठकर मामा के गांव चला गया था। घर में उसकी मां रो रो कर बुरा हाल किए रहती। बद्रीनाथ सिंह भी अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे, पर बेटे का हठ इतना बढ़ चुका था कि वह वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच गांव में एक बड़ी घटना घट गई। उन दिनों उस इलाके में डाकुओं का आतंक फैला हुआ था। एक रात लाल बिहारी जिस गांव में मामा के यहाँ ठहरा हुआ था, वहां डाकुओं का एक गिरोह धावा बोल बैठा। लूटपाट के दौरान गोली चल गई और लाल बिहारी बीच में आकर बुरी तरह घायल हो गया। कंधे और जांघ में गोली लगी, खून बहते बहते वह बेहोश हो गया। खबर जब बद्रीनाथ सिंह के घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मां बेसुध होकर गिर पड़ी। पिता तुरंत बैलगाड़ी लेकर मामा के गांव के लिए रवाना हुए। घर में आनंदी अकेली रह गई। सास साथ चली गई थीं, ससुर भी, नौकर चाकर भी उन्हीं के साथ भेज दिए गए थे। रात को जब लाल बिहारी को गांव के वैद्य के पास से इलाज करवाकर घर वापस लाया गया तो हालत बहुत नाजुक थी। बदन तप रहा था, जख्म से खून रिस रहा था और गांव में कोई बड़ा हकीम वैद्य रात के इस पहर उपलब्ध नहीं था।
माँ बेसुध बैठी रो रही थी। पिता बदहवास इधर उधर भाग रहे थे कि किसे बुलाया जाए, क्या किया जाए। ऐसे में आनंदी आगे बढ़ी। जिस देवर ने कुछ दिन पहले उसका इतना अपमान किया था, उसे मृत्यु सी हालत में तड़पता देख आनंदी का हृदय द्रवित हो उठा। उसने बिना एक पल गंवाए आस्तीन चढ़ाई। उसके मायके में बड़े घर में रहते हुए उसने प्राथमिक उपचार और घाव की मरहम पट्टी की कुछ जानकारी सीखी थी। वहां अक्सर फौजी रिश्तेदार आते जाते रहते थे और आनंदी ने बचपन में ही यह सब देखा सीखा था। उसने तुरंत गर्म पानी मंगवाया, साफ कपड़े की पट्टियां बनाई, जख्म को धोकर हल्दी और घर में रखी जड़ी बूटी का लेप लगाया, खून रोकने की कोशिश की। रात भर वह लाल बिहारी के सिरहाने बैठी रही, माथे पर गीली पट्टी रखती रही, कभी उसे पानी पिलाती, कभी उसका बुखार नापती। सुबह होते होते लाल बिहारी को थोड़ा होश आया, बुखार कुछ उतरा, खून बहना रुक गया था। जब उसकी आंखें खुलीं तो सामने आनंदी को बैठे देखा, वही भाभी जिसे उसने अपने अहंकार में इतना अपमानित किया था, अब रात भर जागकर उसकी सेवा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आनंदी की आंखें भी भर आईं, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चुप रहो देवर जी, अभी बात करने की ताकत नहीं है तुम में, पहले ठीक हो जाओ, बाकी बातें बाद में। पिता माँ जब कमरे में आए और यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू रुक न सके। बद्रीनाथ सिंह ने आनंदी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में बड़े घर की बेटी हो। तुम्हारी परवरिश तुम्हारे स्वाभिमान में भी दिखी और आज तुम्हारे बड़प्पन में भी। अगले कुछ दिनों में गांव के असली वैद्य को बुलाकर लाल बिहारी का इलाज हुआ। आनंदी दिन रात उसकी सेवा में लगी रही, बिना किसी शिकायत के, बिना यह याद दिलाए कि कुछ दिन पहले इसी लाल बिहारी ने उसका कैसा अपमान किया था। धीरे धीरे लाल बिहारी स्वस्थ होने लगा। जैसे जैसे शरीर ठीक होता गया वैसे वैसे उसका मन भी बदलता गया। जो अहंकार, जो हठ उसमें भरा था, वह इस घटना ने चूर चूर कर दिया था। एक शाम जब लाल बिहारी बिस्तर पर बैठा था और आनंदी उसके लिए दलिया लेकर आई तो उसने भरे गले से कहा, भाभी मैं जानता हूं कि मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया, मायके की बात उठाकर आपको जलील करने की कोशिश की, पर आपने बदला लेने के बजाय मेरी जान बचाई। मुझे नहीं पता था कि इंसान इतना बड़ा दिल रख सकता है। आनंदी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देवर जी, गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है, पर परिवार वह चीज है जिसे हर हाल में बचाना चाहिए। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है। बड़े घर की बेटी होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने रुतबे का घमंड करें, बल्कि यह है कि हम मुश्किल वक्त में भी अपने फर्ज से पीछे न हटें और अपने बड़प्पन से रिश्तों को जोड़े रखें। लाल बिहारी की माँ, जो पास ही बैठी यह सब सुन रही थीं, उठकर आनंदी के गले लग गईं। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने भी उस दिन नासमझी में तुम्हें बुरा भला कहा था। तुमने आज दिखा दिया कि तुम इस घर की असली शोभा हो। कुछ ही हफ्तों में लाल बिहारी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस बीच श्रीकंठ को भी छुट्टी मिल गई और वह घर लौटा। घर पहुंचकर जब उसने सारी बात सुनी, पहले की कड़वाहट, फिर लाल बिहारी का घायल होना और आनंदी की सेवा, तो उसकी आंखें गर्व से चमक उठीं। उसने आनंदी से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, मुझे पता था तुम यही करोगी। घर में अब पहले जैसी रौनक लौट आई थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा अपनापन आ गया था। लाल बिहारी अब आनंदी का बड़ा सम्मान करता, हर छोटी बड़ी बात में उसकी सलाह लेता। जो कड़वाहट कभी उनके बीच थी, वह अब गहरे स्नेह में बदल चुकी थी। गांव में भी यह किस्सा फैल गया और लोग एक दूसरे को आनंदी की मिसाल देते। देखो बड़े घर की बेटी कैसी होती है, अपने अपमान को भुलाकर भी परिवार की भलाई सोचती है। बद्रीनाथ सिंह अक्सर द्वार पर बैठे इस बात पर सोचते कि कैसे एक छोटी सी बात ने उनके भरे पूरे परिवार को तोड़ने की कगार तक पहुंचा दिया था, और कैसे एक स्त्री के धैर्य, क्षमाशीलता और कर्तव्य निष्ठा ने उसे फिर से जोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि घर की नींव धन दौलत या पद प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उन रिश्तों की मजबूती से बनती है जिन्हें समझदार लोग बड़े दिल से सींचते हैं। बरसों बाद भी जब गांव में कोई परिवार आपसी कलह से टूटने की कगार पर होता, तो बड़े बूढ़े यही कहानी सुनाते, बद्रीनाथ सिंह के घर की और उस बड़े घर की बेटी की, जिसने अपने अपमान को अपने आत्मसम्मान तक तो रखा, पर उसे कभी परिवार से बड़ा नहीं होने दिया। यही थी उसकी असली शान, न धन की, न रूप की, बल्कि उस संस्कार की जो उसे उसके मायके से मिला था।
और जिसे उसने अपने ससुराल में सींच कर एक बिखरते परिवार को फिर से जोड़ दिया।